हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब बेटा। हमारा जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है बेटा, उसका हम टॉपिक कर रहे थे ट्रेनिंग एंड नीड असेसमेंट। ट्रेनिंग नीड असेसमेंट कि ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों नीड देखने की ज़रूरत है कि ट्रेनिंग है जो वो देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, या किस लेवल की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उसको असेस करना, आइडेंटिफाई करना। तो उसका जो हमने ट्रेनिंग नीड असेसमेंट है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके, उसका प्रोसेस क्या है, वो हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम कर रहे हैं अप्रोचेज ऑफ टीएनए। जब भी हम ट्रेनिंग नीड असेसमेंट करते हैं तो दो अप्रोचेज यूज़ होती हैं। एक आपकी प्रोएक्टिव टीएनए है, दैट इज़ प्रोएक्टिव अप्रोच है, और दूसरी आपकी रिएक्टिव अप्रोच है। तो प्रोएक्टिव क्या अप्रोच है कि कुछ भी होने से पहले से आप जो करते हो उसको हम प्रोएक्टिव बोलते हैं, कुछ भी एक्शन होने से पहले। द प्रोएक्टिव टीएनए फोकसेस ऑन फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स, के फ्यूचर में जो हमें रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की, उसके बारे में असेसमेंट हमने करनी है, नीड देखनी है कि कौन से बंदे अवेलेबल हो सकते हैं और उन्हें हमें कितनी ट्रेनिंग की देने की ज़रूरत पड़ सकती है। द HR फंक्शन नीड्स टू बी इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ ए स्ट्रेटजिक प्लान। जब भी बनाया जाता है, स्वॉट एनालिसिस किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। एक कंपनी की क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, क्या क्या उसको खतरे हैं, थ्रेट्स हैं। तो उसको जब भी स्टडी किया जाता है तो ह्यूमन रिसोर्स है जो उसमें इन्वॉल्व होता है। तो जब भी हम बात करते हैं प्रोएक्टिव टीएनए की, तो ये फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है कि केएसएस हैं जो वो एक पर्टिकुलर जॉब के लिए उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। केएसएस जो है उसकी क्या नॉलेज है जो उनके पास होनी चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए, और क्या उसका एट्रीब्यूट्स या बिहेवियर्स हैं जो होने चाहिए। तो केएसए जो है, अगर फुल फॉर्म पूछ ले या शॉर्ट नोट के लिए आ जाए, तो नॉलेज, स्किल्स एंड एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। तो एक पर्टिकुलर जॉब के लिए बंदे में क्या नॉलेज, कितनी स्किल्स और कितना एट्रीब्यूट है या रिक्वायर्ड है। तो केएसएस हैं जो उसको देखना होता है। तो टू अप्रोचेज इसके लिए यूज़ की जाती हैं। प्रिपेयर एम्प्लॉयज़ फॉर प्रमोशन, ट्रांसफ़र टू डिफरेंट जॉब इसलिए किया जाता है, एक तो ताकि एम्प्लॉयज़ को जो है फ्यूचर में प्रमोशन के लिए या ट्रांसफ़र कहीं और यूनिट पे करना है उसके लिए तैयार किया जा सके। और दूसरा जो है प्रिपेयर एम्प्लॉयज़ फॉर चेंज इन देयर करंट जॉब्स। अगर उसकी करंट जॉब है उसमें हम कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं तो उसके लिए उसको तैयार किया जा सके कि उसमें वो नॉलेज, स्किल्स, एट्रीब्यूट्स हैं या नहीं है, उसके लिए। तो एन इफेक्टिव प्रोएक्टिव प्रोसीजर यूज फॉर प्रमोशन एंड ट्रांसफर इज सक्सेशन प्लानिंग, उसको हम बोलते हैं, जो की जाती है। तो सक्सेशन प्लानिंग पे कई बार शॉर्ट नोट पूछ लेता है, लास्ट ईयर्स में भी आया था। सक्सेशन प्लानिंग इज द आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ who are perceived to be of high potential। तो क्या है सक्सेशन प्लानिंग? एक है कि आइडेंटिफाई करना एंड डेवलपमेंट करना, उन एम्प्लॉयज़ की आइडेंटिफाई करने के बाद जिनको हम परसीव करते हैं, सोचते हैं कि इनमें बहुत हाई पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है फ्यूचर में प्रमोट करने के लिए या ट्रांसफ़र करने के लिए, या अच्छा पोटेंशियल होने के कारण इनको हम अच्छे ओहदे जो हैं वो दे सकते हैं इन फ्यूचर में। तो उसको हम बोलते हैं सक्सेशन प्लानिंग। तो फर्स्ट स्टेप सक्सेशन प्लानिंग में क्या होता है? आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सी की पोजीशंस ऑर्गेनाइजेशन में खाली हैं, क्योंकि खाली पोजीशंस नहीं पड़ी होनी चाहिए, वो बैड इंपैक्ट देती हैं मार्केट में अगर पोजीशंस खाली पड़ी होती है। तो सब तो पहला स्टेप है सक्सेशन प्लानिंग का कि आइडेंटिफाई करना कौन कौन सी की पोजीशंस हैं, इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं कंपनी में जो खाली हैं। वंस आपने पोजीशंस आइडेंटिफाई कर ली है कि कौन सी हैं, तो उसके बाद आप करोगे कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जिनमें ये पोटेंशियल है जो इन की पोजीशंस पे रखे जा सकते हैं, भरा जा सकता है। तो अगर आप ये देख लोगे कहाँ पोजीशंस खाली हैं और उन पे कौन बंदे हैं जो उसको फिल कर सकते हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो जाएगी किसके लिए? टीएनए के लिए। यही इन्फॉर्मेशन यूज़ होगी, दैट इज़ ट्रेनिंग नीड असेसमेंट को। उनको कितनी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, क्योंकि क्या स्किल्स चाहिए उस पर। पहले तो जॉब ढूंढी, कौन सी जॉब खाली है और उनमें क्या नॉलेज, स्किल्स एंड एट्रीब्यूट चाहिए। फिर हमने पर्सन ढूंढे जिनमें पोटेंशियल है, उनमें क्या नॉलेज, स्किल्स और एट्रीब्यूट्स हैं। तो दोनों को मैच करने के लिए हम उसमें से असेस कर सकते हैं कि क्या ट्रेनिंग नीड की असेसमेंट्स हैं। तो ये हैं जो प्रिपेयर की जाती हैं। तो ये है प्रोएक्टिव टीएनए, पहले से जो होने वाला है उसके लिए तैयार रहना फ्यूचर के लिए। दूसरी आपके पास है रिएक्टिव टीएनए। रिएक्टिव टीएनए के रिएक्शन, जब कुछ हो गया
तो उसके जवाब में हम उसके लिए है जो ट्रेनिंग नीड असेसमेंट उसकी कर रहे हैं। तो वो क्या हो सकता है, कहते हैं द रिएक्टिव ट्रेनिंग नीड असेसमेंट बिगिंस विद एन एग्जिस्टिंग डिस्क्रिपेंसीज। जब कोई कमी आती है जॉब परफॉर्मेंस में तब हम देखते हैं, जैसे कि एक मिडल मैनेजर ने नोटिस किया कि प्रोडक्शन है जो गिर रही है, ड्रॉप हो रही है। सुपरवाइजर ने देखा कि पर्टिकुलर एम्प्लॉई है जो उसकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन कर रही है पहले से। ह्यूमन सोर्स ने देखा कि कंप्लेंट्स है, लोगों की ग्रीवेंसीज हैं जो डिपार्टमेंट में बढ़ती जा रही हैं। तो ये कोई भी रीज़न है जो हो सकते हैं। तो उनके जवाब में उन्हें ट्रेनिंग नीड असेसमेंट देखी कि कहाँ पे हमें ज़रूरत है, क्यों कमी आ रही है इन चीज़ों में, या ग्रीवेंसीज क्यों बढ़ रही हैं। तो इस तरह अलग अलग डिपार्टमेंट है जो देख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई डिपार्टमेंट देख रहे हैं कि उसका जो रेटिंग है लो आ रही है, सुपरवाइजर रेटिंग देते हैं उनको तो उसकी लो आ रही है, तो वो क्यों लो आ रही है, तो उसके बारे में एक्शंस है जो लिए जाएंगे। फिर उसको और उसका ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस होगा, टास्क एनालिसिस होगा, इंडिविजुअल एनालिसिस होगा। फिर उस तरीके से तैयार किया जाएगा कि इस डिपार्टमेंट में क्या ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो रिएक्टिव टीएनए की एक खासियत ये है कि ये प्राइमरली वन डिपार्टमेंट को फोकस करता है जिसमें कमियां आ रही हैं। जो बंदे ये डेमोस्ट्रेट कर रही हैं या जिन्होंने ये कमियां हाईलाइट की हैं उनको इंटरव्यू ली जाती है, उनको इन्वॉल्व किया जाता है इसमें टीएन में। जो डिस्क्रेपेंसीज आई हैं उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड ही टीएनए है जो ट्रेनिंग नीड असेसमेंट है वो उसको किया जाता है। तो एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए, और जो बंदों ने डिस्क्रेपेंसीज नोट की हैं उनको इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। तो दो अप्रोचेज हो सकती हैं टीएनए की, एक आपकी प्रोएक्टिव अप्रोच है, एक है आपकी रिएक्टिव अप्रोच। इसके बाद आपके दे रखे हैं लेवल्स ऑफ टीएनए। ट्रेनिंग नीड असेसमेंट जो है 3 लेवल्स पे की जाती है, एक ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, एक टास्क एनालिसिस, एक इंडिविजुअल एनालिसिस। इट मींस एक तो हम ओवरऑल देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग नीड असेसमेंट क्या है, क्या ज़रूरत है ट्रेनिंग देने की। दूसरा हम जो है टास्क एनालिसिस देखेंगे, उस पर्टिकुलर जॉब के लिए काम में क्या ज़रूरत है ट्रेनिंग की। और थर्ड हम इंडिविजुअली देखेंगे कि बंदे में जो नॉलेज, स्किल्स या एट्रीब्यूट्स हैं और जॉब के लिए हमें क्या चाहिए और उसमें क्या डिफरेंस है, तो उनको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्या ट्रेनिंग उसको दी जानी चाहिए। तो 3 लेवल्स पे हम इसको डिस्कस करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, टास्क एनालिसिस एंड इंडिविजुअल एनालिसिस। तो ये बहुत डिटेल में दिया, आपने इतने डिटेल में कवर नहीं करना है। तो ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस क्या है? ट्रेनिंग नीड एनालिसिस एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल फोकसेस ऑन स्ट्रेटजिक प्लानिंग, बिजनेस नीड्स, बिजनेस के गोल क्या है। इट स्टार्ट्स विद द असेसमेंट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्या प्रोसीजर हैं, क्या स्ट्रक्चर है कंपनी का, पॉलिसीज़ क्या है, उसकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या हैं। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में लाइक क्या क्या मार्केट में उसको अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, क्या थ्रेट्स हैं मार्केट्स में जो चैलेंज उसको आ सकते हैं। तो उन सब का है जो ध्यान में रखते हुए नीड असेसमेंट की जाती है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल नीड असेसमेंट या ऑर्गेनाइजेशनल टीएनए। तो ऑर्गेनाइजेशनल टीएनए में बेसिकली जो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, फर्स्ट क्या देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स क्या हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे कि ट्रेनिंग नीड कितनी ज़रूरत है। दूसरा रिसोर्सेज क्या अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से देखेंगे कि अगर रिसोर्सेज हमारे पास ज़्यादा हैं तो हम ज़्यादा ट्रेनिंग है जो वो दे सकते हैं, तो उसकी नीड उस हिसाब से देखेंगे। अगर हमारे पास रिसोर्सेज कम है तो उस हिसाब से हम देखेंगे। थर्ड हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट कैसा है, कि क्लाइमेट है जो ऑर्गेनाइजेशन का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब भी कोई ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट चीज़ें होती हैं तो अगर इंटरनल इन्वायरमेंट कंपनी का अच्छा है तो उस केस में मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं है, लोगों में कॉपरेशन की भावना है, तो वहाँ पे जो है ट्रेनिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सब एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेंगे। लेकिन अगर नॉन कॉपरेटिव माहौल है, जो ट्रस्ट नहीं है मेंबर्स को एक दूसरे के बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो वहाँ ट्रेनिंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि वहाँ लोग हैं जो जल्दी जॉब को छोड़ के जाएंगे, एब्सेंटिज्म है जो ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट आपका जो इसमें है दैट इज़ इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट। तो हम ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस कर रहे हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, उसके गोल्स क्या हैं, रिसोर्सेज क्या हैं, ठीक है, वहाँ का क्लाइमेट क्या है और वहाँ का इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट कौन कौन से हैं, उसको लीगल इन्वायरमेंट से क्या खतरे हैं, पॉलिटिकल के क्या हैं, सोशल इश्यूज़ में ऑर्गेनाइजेशन में कैसे हैं, तो उन सब पॉइंट पे टेक्नोलॉजिकल कितनी चेंजेस हैं, मार्केट कंपटीशन कितना है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी हैं, वो सारे जो फैक्टर्स हम एक्सटर्नल फैक्टर्स देखते हैं वो सारे भी कंसीडर है जो किए जाएंगे जब भी ट्रेनिंग नीड असेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे देखी जाएगी। एडवांटेजेस क्या हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल, तो एक तो उसके गोल्स जो हैं, रिसोर्सेज हैं, उन सबको ध्यान में रखा जा रहा है, इन्वायरमेंट को ध्यान में रखा जा रहा है। दूसरा, सब जो जितने भी डिपार्टमेंट है सबकी ट्रेनिंग नीड्स हैं उसको एक बार में असेस कर दी जाएंगी। ऑर्गेनाइजेशन जो एनालिसिस है वो सिस्टमेटिक है
और जो ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस है वो क्लाइमेट को भी कंसीडर करता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये था आपका ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, लेवल्स ऑफ टीएनए। सेकंड आपके पास है टास्क एनालिसिस। टास्क एनालिसिस है कि प्रोवाइड डाटा अबाउट ए जॉब और एक ग्रुप ऑफ जॉब्स, एक पर्टिकुलर जॉब या उस तरह की ग्रुप ऑफ जॉब्स जो हैं उसकी स्किल्स, नॉलेज, एटीट्यूड, एबिलिटीज़ क्या चाहिए ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के लिए, उसको एनालाइज करता है। ट्रेनिंग नीड एनालिसिस एट ऑपरेशनल लेवल फोकसेस ऑन द ऑपरेशनल लेवल पे हम देख रहे हैं कि वर्क जो है जो असाइन करना है एम्प्लॉयज़ को, उसके बारे में एनालिसिस इकट्ठा करना कि जो उस पर्टिकुलर जॉब है उसको करने के लिए क्या नॉलेज, क्या स्किल्स, क्या एबिलिटीज़ की ज़रूरत है एक बंदे को जो इस जॉब के पे रखने के लिए। तो हमें जो बंदा इस जॉब पे आएगा उसको क्या ट्रेनिंग हमें देने की ज़रूरत है, उसको एनालाइज किया जाता है। पर्पस ऑफ टास्क एनालिसिस क्या है? द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग है उसको अचीव किया जा सके। ऑपरेशनल कंपोनेंट्स, जॉब स्किल्स जो चाहिए वो उसमें इंक्लूड की जा सकें, ठीक है। व्हाट नॉलेज और उनको चाहिए स्ट्रक्चर्स के बारे में, प्रोसीजर के बारे में, जो काम है उसको पर्टिकुलर करने के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रेनिंग रिसोर्सेज हैं उसको कमिटमेंट दी जाए, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए, ताकि जो टास्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ ज़्यादा रिसोर्सेज खर्च किए जाएँ, जो कम इंपॉर्टेंट है वहाँ कम रिसोर्सेज है जो यूज़ किए जाएं। तो इसलिए टास्क एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो टास्क एनालिसिस में बेसिकली क्या देखते हैं, जैसे उसमें हमने कंपोनेंट्स देते थे ऑर्गेनाइजेशनल के। एक तो जॉब डिस्क्रिप्शन देखी जाती है कि ओवरऑल जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उस पर्टिकुलर जॉब में क्या काम बंदे को करना पड़ेगा, क्या उसकी टास्क होंगी, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, तो उसको जॉब एनालिसिस किया जाता है। टास्क जॉब डिस्क्रिप्शन है जो की जाती है, तो उससे जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो आपको टास्क के बारे में सारा आइडिया है जो प्रोवाइड करती है। दूसरा है टास्क आइडेंटिफिकेशन। पहले तो हमने जॉब को डिस्क्राइब कर दिया कि वो बंदे की जॉब क्या होगी, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरे लेवल के टास्क आइडेंटिफाई करना कि जो फोकसेस करना कि क्या बिहेवियर की हमें ज़रूरत है उस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए। मेजर टास्क विद इन द जॉब क्या है, टास्क को कैसे परफॉर्म किया जा सकता है, एक्चुअली परफॉर्मेंस के लिए क्या उसमें एबिलिटीज़ चाहिए, तो वो होता है टास्क आइडेंटिफिकेशन। थर्ड आपके पास है डिस्क्राइब द केसेस नीडेड टू परफॉर्म द टास्क। उसके बाद जो भी टास्क दी जाएगी उसमें क्या नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटी की ज़रूरत है उस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए, उनको आइडेंटिफाई या डिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द एरियाज दैट कैन बेनिफिट फ्रॉम द ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसके बाद कौन कौन से एरियाज हैं जो ट्रेनिंग के साथ इम्प्रूव किए जा सकते हैं, क्या नॉलेज में हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, या स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हैं, या कैपेबिलिटीज़ या एट्रीब्यूट्स को उनको चेंज कर सकते हैं। तो कौन से एरियाज़ हैं जिसमें हम ट्रेनिंग प्रोग्राम लगा के उनमें चेंजेस है जो लाए जा सकते हैं। प्रायोरिटाइज द ट्रेनिंग नीड्स। उसके बाद जब आइडेंटिफाई कर लिया कौन से एरिया से बेनिफिट हो जाता है, तो जिससे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी का जो एरिया है, लाइक नॉलेज सबसे ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, या स्किल्स में सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, या एबिलिटीज़ में एक पर्टिकुलर जॉब के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस एरिया पे जोर दिया जाता है और उस तरह से ट्रेनिंग नीड असेसमेंट उनकी की जाती है हर टास्क की। तो फर्स्ट आपने ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कर लिया, फिर उस पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या नीड्स हैं उसको एनालाइज कर लिया। थर्ड लेवल पे इंडिविजुअल लेवल के, एक इंडिविजुअल पर्सन जो है उसको उनकी नीड्स को एनालाइज करना कि उसको ट्रेनिंग की कितनी ज़रूरत है। इंडिविजुअल और पर्सन एनालिसिस इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग विच एम्प्लॉइज एक्चुअली नीड टू पार्टिसिपेट इन ट्रेनिंग प्रोग्राम। कौन से एम्प्लॉइज़ है जिनको ट्रेनिंग प्रोग्राम देना ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन नीडेड टू मेक दिस डिसीजन कैन केम फ्रॉम द वेराइटी ऑफ रिसोर्सेज। बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से डाटा है जो कलेक्ट किया जा सकता है इंडिविजुअल एनालिसिस के लिए। तो इंडिविजुअल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि गैप को फिल किया जा सके, जो इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस है एक्चुअली और जो रिजल्ट या आउटकम जो हम उससे चाहते हैं, उन दोनों में जो गैप है उसको भरा जा सके। इसके लिए इंडिविजुअल एनालिसिस है जो करना बहुत ज़रूरी है ताकि ट्रेनिंग की नीड्स को असेस किया जा सके इंडिविजुअल लेवल्स पे। तो इंडिविजुअल लेवल से कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं इंडिविजुअल एनालिसिस में। फर्स्ट है समरी पर्सन एनालिसिस, दूसरा है डायग्नोस्टिक पर्सन एनालिसिस। तो समरी पर्सन एनालिसिस क्या है कि समरी पर्सन एनालिसिस में डिटरमिन किया जाता है ओवरऑल सक्सेस ऑफ द इंडिविजुअल एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस है जो क्या है उसको बोलते हैं समरी पर्सन एनालिसिस। ग्लोबल एनालिसिस भी एक होता है। ग्लोबल एनालिसिस क्या है? इट इज़ एन ओवर इवेल्युएशन ऑफ एन इंडिविजुअल एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस, ए क्लासिफिकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल एज ए सक्सेस वर्सेस अनसक्सेस परफॉर्मर। तो वो क्या कहता है कि जो समरी पर्सन एनालिसिस है उसमें ग्लोबल जो एनालिसिस किया जाता है, ग्लोबल एनालिसिस में क्या किया जाता है कि
ग्लोबल एनालिसिस में एक बंदे को दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है, उसका कंपैरिजन है जो वो किया जाता है कि एक परफॉर्मर बंदा है, एक अंडर परफॉर्मर बंदा है, तो दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। सेकंड आपके पास है डायग्नोस्टिक पर्सन एनालिसिस। डायग्नोस्टिक पर्सन एनालिसिस में ट्राई किया जाता है कि डिस्कवर करना रीजंस क्या हैं एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस कम होने के या ज़्यादा होने के। डिटरमिन वाई रिजल्ट्स ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉइज़ बिहेवियर अक्कर, हाउ इंडिविजुअल्स नॉलेज स्किल्स एट्रीब्यूट्स हैं जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो इन्वायरमेंट के साथ कंबाइन की जा सकती हैं किस तरीके से। तो ये दोनों मिलके पर्सनल बंदे की समरी निकालना कि क्या परफॉर्मेंस है उसकी रही है एज़ कम्पेयर टू दूसरे पर्सनस, और दूसरा कि ये कौन कौन सी स्किल्स या कौन कौन सी नॉलेज जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इस तरह की बंदे की परफॉर्मेंस के लिए, उनको आइडेंटिफाई करना। तो उस तरीके से हम दे सकते हैं कि इन दोनों को मिला के हम देख सकते हैं कि एक इंडिविजुअल बंदा सक्सेसफुली जो है किसी चीज़ को परफॉर्म कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इंपॉर्टेंस दे रखी है इंडिविजुअल एनालिसिस की। पर्सनल एनालिसिस बंदे का हो जाता है, हम उसकी नॉलेज स्किल्स के बारे में, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में प्रोग्राम उस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस हमें पता है। सेकंड, थ्रू दिस एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मिस्टेक्स नहीं करेंगी, गलत जो एम्प्लॉई है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए करके, तो इंडिविजुअली पहले से ही उन्होंने उनको एनालाइज किया है तो उस तरीके के बंदे को ही वो हायर पोजीशन पे रखेंगे। तो ये था बेटा आपका ओवरऑल के कितने लेवल्स पे एनालिसिस है जो किया जाना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, एक टास्क एनालिसिस और एक इंडिविजुअल एनालिसिस किया जाना चाहिए जब भी हम ट्रेनिंग नीड्स को असेस करते हैं। तो ये थे आपके लेवल्स बेटा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग नीड असेसमेंट के साथ।